OC chapter 5 question number 4. In sole proprietorship, how unlimited liability is harmful to the owner? Sole proprietorship, single owner. अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है वो कैसे हार्मफुल है? सिंगल ओनर है, पूरा प्रॉफिट भी वही एंजॉय करेगा, सो पूरे लॉसेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होगी. आंसर: if there is huge loss in business and that exceeds the assets of business, then the owner has to sell his personal assets to repay business debt. अगर लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एसेट्स से और ज़्यादा हो गई, मीन्स लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, एसेट्स कम है, बाहर पैसा बहुत सारा देना है, कर्जा बढ़ गया है, सो वहाँ पर क्या होता है, उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी बाहर के डेट क्लियर करने पड़ते हैं. दिस इज हाउ द लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर इज हार्मफुल. ये हार्मफुल होगा एक सिंगल ऑनर के लिए. क्वेश्चन 5. हाउ इज इट पॉसिबल टू मेंटेन सीक्रेसी इन सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी मेंटेन करना इजी होता है, पॉसिबल होता है अगर वो सिंगल ऑनर है तो. In a sole proprietorship, the proprietor does all the business activities himself. He takes care of purchasing, production, developing, concept for sales and marketing, meeting vendors, customers, etc. देखो एक ही पर्सन सब सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, सो यहाँ पर सीक्रेट मेंटेन हो रहा है. एक एग्जांपल दूँ, रियल एग्जांपल है. एक पर्सन का रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, रियल एग्जांपल है, ठीक है. वो किड्स वेयर सेल करता है, छोटे बच्चों के जो कपड़े आते हैं ना, उसमें किसी एक ब्रांड का इतना अच्छा चल रहा है. अब बाकी सेलर्स जो है ना उस एरिया में, उन्हें लग रहा है हमारे पास भी ये होना चाहिए क्योंकि उनका फिनिशिंग इतना अच्छा है, लेकिन वो ढूंढ के थक गए, वो उन्हें मिल ही नहीं रहा है कहाँ से लेकर आ रहा है. अब ये पर्सन सपोज करो अहमदाबाद में उसका शॉप है, लेकिन वो परचेज़ कहाँ से कर रहा है? बॉम्बे से कर रहा है, दिल्ली से कर रहा है, कलकत्ता से कर रहा है, क्योंकि कलकत्ता में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं क्लोथ के. अब ये जिससे भी कोई भी इसे पूछता है तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है, सिंगल ऑनर है. इवन अपने एम्प्लॉयज़ को भी नहीं बताता कभी कि कहाँ से आ रहा है. कोई पूछता है ना, एक ही बात बोलता है, मैं चाइना से लेकर आता हूँ. अब जो नियर बाय में है, पहले तो कोई चाइना जा नहीं सकता, पासपोर्ट वीज़ा इतना एक्सपेंडिचर जाकर, और जो एक दो ने ट्राई किया ना तो 1-2 लाख रुपए खर्च करके वापस आ गए, लेकिन वहाँ नहीं मिला उन्हें. वो प्रोडक्ट है इंडिया का, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही सॉफ्ट क्लॉथ आता है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, लेकिन वो उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, और उस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से उसकी सेल बहुत हो रही है. बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन नहीं पता चल रहा है. ये सिंगल ऑनर है, इसलिए सीक्रेसी मेंटेन हुई. अगर पार्टनर होते ना तो ये सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती. सो सीक्रेसी मेंटेन हो जाती है. सिंस ही डज ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑन हिज ओन, ही डज नॉट नीड टू डिस्कस हिज बिजनेस प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड मेंटेन्स द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस. वो अपने सारे डिसीजंस खुद लेता है अपनी स्किल एंड एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, सो उसे किसी के साथ कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. उसका सीक्रेट उसके पास ही है, कोई भी नहीं ले पाएगा उसे. सो सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप में ये इजी हो जाता है. अब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ये एडवांटेज है, तो पार्टनरशिप में यही डिसएडवांटेजेस में आएगा क्योंकि वहाँ पर मेंटेन नहीं होगा. सो ये था क्वेश्चन नंबर 5. रीड कर लो एक बार 4 and 5.
क्वेश्चन 6 क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ तक? सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन। अब जब भी किसी को हाईली क्वालिफाइड होना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप उसका होता है स्कूल से उसका स्टार्टिंग होता है। सो बिज़नेस जो है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, वो एक स्कूल है। स्कूल कैसे है? सपोज करो किसी ने सीधा लार्ज स्केल पर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, लार्ज स्केल पर करोड़ों में ट्रांजेक्शन्स कर दिए, बहुत बड़ा लैंड ले लिया, प्लांट लगा दिया और बाद में पता चला लॉस हो गया, तो लॉस भी बहुत बड़ा होगा। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा, पहले एक सिंगल शॉप स्टार्ट करना है, छोटी सी लेवल पर, बहुत कम लेवल पर, जितना हो सके कम इन्वेस्टमेंट हो। फिर जैसे लगे कि इस बिज़नेस में प्रॉफिट है और हम उस बिज़नेस को समझ पा रहे हैं, फिर हमें उसे इंक्रीज़ करते जाना है। फिर एक में से 2 ब्रांचेस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ज़्यादा लगे तो शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। मीन्स लार्ज स्केल पर हम जैसे कैसे एक एक स्टेप करके आगे जाते हैं, वैसे एक एक स्टेप करके ऊपर चढ़ना है। अदरवाइज सीधा ऊपर चले गए तो लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। सो लॉस बड़ा ना हो, इस वजह से कहा जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो एक ट्रेनिंग स्कूल है। सिंगल ओनर, एनी पर्सन हु वांट्स टू परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटी, he must have an experience and liability initially with limited investment. He should start proprietary firm managed by oneself. फर्स्ट लाइन पर अंडरलाइन करोगे, he must have an experience. He must have an experience. उसके पास अपना एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। This business has less risk. रिस्क बहुत कम होता है, बिजनेस छोटी लेवल पर होता है। ही गेन्स एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एक्सपीरियंस गेन होगा। ही हिमसेल्फ हैज़ टू टेक डिसीजंस, उसे अकेले को ही सारे डिसीजंस लेने होते हैं। ही कैन डेवलप हिज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अलॉन्ग विथ लीडरशिप क्वालिटी बिकॉज ही हैज़ टू गाइड हिज एम्प्लॉयज़ टू टेक वर्क फ्रॉम देम। अब सिंगल ओनर होगा, सो एम्प्लॉयज़ को गाइड भी करना पड़ेगा, हर फील्ड में गाइड करना पड़ेगा, सेल्समैन को भी गाइड करना है, प्रोडक्शन में भी गाइड करना है। सो उसमें भी सारी एबिलिटीज़ जो हैं वो आती जाएंगी। सो ऑल दिस ट्रेनिंग लीड्स हिम टू बी अ कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रियलिस्ट इन फ्यूचर। वो एक फ्यूचर इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है। और अगर इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो रिलायंस के ऑनर श्री धीरूभाई अंबानी, उन्होंने छोटे से बिज़नेस से स्टार्ट किया था, क्लोथ का बिज़नेस था उनका, एंड डेवलप करते करते जब उनकी डेथ हुई थी उस टाइम पर उनका जो नेटवर्थ था वो था 65,000 करोड़। 1 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 65,000 करोड़। सो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? एक छोटे से बिजनेस से स्टार्ट किया था। सो ये एक ट्रेनिंग स्कूल है। रीड कर लो इसे। क्लियर है? यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया। इवन किसी भी बिज़नेस को करने के लिए ना उसे बहुत स्मॉल स्केल से समझना पड़ता है। स्मॉल स्केल से मीन्स मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े लोगों को देखा है जिनका क्लोथ में बहुत बड़ा नेम फेम है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, करोड़ों में ट्रांजेक्शन्स हैं, लेकिन बेटे को बोलेंगे जा पहले प्रोडक्शन यूनिट में, और वहाँ पर जो सबसे छोटा काम होता है ना
जैसे कहते हैं सफाई का, कि जहाँ पर कचरा पड़ा रहता है पहले वो देख कि वेस्टेज कितना निकल रहा है क्लॉथ में से। जब एक ड्रेस बनाई जाती है तो वेस्टेज निकलता है, वो वेस्टेज इतना क्यों निकल रहा है वहाँ से सीख, उसे कम कर, फिर ऊपर आना एसी कैबिन रेडी पड़ा है, लेकिन पहले नीचे से सीखना होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इवन एक कलकत्ता का ऑनर था, काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं उसके, बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं। बेटे ने जितना पढ़ना था पढ़ा, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बेटे को बोला अगर तुझे स्टार्ट करना है ना तो पहले किसी एक रेस्टोरेंट में जाकर जॉब कर, मेरी रेस्टोरेंट में नहीं कहीं और जाकर जॉब कर, और किचन में स्टार्ट करना बर्तन धोने से, तब पता चलेगा कि यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। मीन्स उन्हें छोटी लेवल का भी एक वैल्यू पता चलती है उन्हें, और उसके बाद हम ऊपर आ सकते हैं। सो ये है सोल प्रोप्राइटरशिप, स्कूल है ये। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म एंड क्लैरिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हिंदू फैमिलीज ऐसी हैं जो अनडिवाइडेड हैं, मीन्स बिजनेस तो उनका बहुत बड़ा हो गया है, चल रहा है, लेकिन डिवाइड नहीं हुए, एक ही बिजनेस में चल रहे हैं वो। सो उसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मीनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अकॉर्डिंग टू जनरल अंडरस्टैंडिंग, a firm which is inherited and run by Hindu undivided family according to the Hindu law is known as Hindu undivided family firm। शॉर्ट में से HUF कहते हैं। इनहेरिटेड मीन्स उनके फादर या ग्रैंडफादर का बिजनेस होगा वो। चलो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कोई XYZ, Z एक पर्सन है, ठीक है, उसके 3 बेटे हैं ABC, इसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहेंगे। ABC यहाँ पर कोई भी एक नेम ले लेते हैं। ठीक है, ऑल मेल मेंबर्स आर द पार्टनर्स ऑफ बिजनेस रन अंडर HUF फॉर्म। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म इज कैरिड ऑन बाय द एल्डर ऑफ द फैमिली मेंबर एंड इज नॉन एज कर्ता। अंडरलाइन कर लो, द एल्डर। सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं, जो मैनेजमेंट है वो एल्डर करता है, जो सबसे एल्डर होगा, और उसे कर्ता कहते हैं। ये जो है ये कर्ता है। अब इस Z के ABC 3 बेटे हैं, उनके भी 3 बेटे हैं, सब एक ही बिजनेस पे जा रहे हैं। बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी क्या है, ये HUF है, ये डिवाइड नहीं हुए और डिवाइड हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही बिजनेस है, एक ही सिटी में है, एक ही ब्रांच है। भले इनके अंडर में 100 लोग काम करते होंगे, लेकिन अब वो बिज़नेस कौन लेगा? जो बिज़नेस है वो किसी एक के पास जाएगा ना। चलो प्रॉपर्टी बहुत होंगी, इनका रहना भी अलग अलग हो चुका होगा, लेकिन बिज़नेस जहाँ से इनकम आ रही है वो तो एक ही है, वो किसके पास जाएगा? कोई लेगा नहीं, दूसरा छोड़ेगा नहीं, तो अकेले को लेने नहीं देंगे, तो कभी ये फर्म्स डिवाइड नहीं होती हैं। हाँ, ये तीनों भी ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर ये तीनों भी ज्वाइन कर रहे हैं, इनकम एक जगह होगी, एक्सपेंडिचर सब वहीं से विड्रॉ करते होंगे, ड्राइंग सब वहीं से लेते होंगे, लेकिन इस बिजनेस को HUF फर्म बोलेंगे। अब सपोज करते Z की डेथ हो गई, ठीक है। अब Z की डेथ हो गई तो ABC तीनों भाई हैं। अब इनमें से जो एल्डर ब्रदर होगा, जो सबसे बड़ा भाई होगा ना, वो कर्ता बन जाएगा। मीन्स अब वो फर्म संभालेगा, अब वो डिसीजंस लेगा सबके, और सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। सो ये लॉ में है, हमारे लॉ में, कि कर्ता बन जाएगा, वो आएगा, सब करेंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ द फर्म इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एंड नेपाल। ये भी अंडरलाइन कर लो, ये सिर्फ इंडिया और नेपाल में ही हैं, और कहीं नहीं देखे जाते हैं ऐसे फर्म्स, क्योंकि इतना अनडिवाइडेड कैसे चलेगा। Characteristics of Hindu undivided family are noted as under.
managed by elder member of the family. The business firm is managed by elder member of the family, that is grandfather or father. He is known as कर्ता of the firm. वो कर्ता हो जाएगा उस फॉर्म का. Now member कौन कौन बन सकता है? All male members of the family are the members of HUF right from the birth. Underline करोगे ये, right from their birth. Membership is for 3 generations only. ये मेंबरशिप 3 जनरेशन्स तक चलेगी, उसके बाद नहीं. उसके बाद उन्हें डिवाइड कर देना पड़ेगा. और इतना 4th जनरेशन आ जाए तो कर्ता की मानेगा कौन फिर. सो 3 जनरेशन्स चलेंगी ये. वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ HUF. फीमेल मेंबर्स कंसिडर नहीं किए जाते हैं. अब क्वेश्चन होगा क्यों नहीं किए जाते हैं? गलत बात है. अब मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, फिर आप बताना मुझे गलत बात है कि सही बात है. ठीक है, चलो एक एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. ये सभी मेल मेंबर हैं जितने भी मैंने लिखे, लेकिन यहाँ पर सपोज़ करते हैं कि A के पास एक बेटी है जो है G1, B के पास एक बेटी है जैसे हम कहेंगे G2, और C के पास बेटी है G3. ठीक है. नाउ आफ्टर मैरिज जो गर्ल्स हैं वो शिफ्ट होकर चली जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल में रहने के लिए. अब ये तो सब बिजनेस कर रहे हैं, वो चली गई उधर. अब मेंबर हैं तो प्रॉफिट भी डिवाइड होगा, लॉस भी डिवाइड होगा इनमें. क्लियर है इतना? अब सपोज करो कि G1 मैरिज कर कर किसी दूसरी फैमिली में चली गई और उस फैमिली का नेट वर्थ 5 करोड़ रुपए है. मीन्स उनके पास जो घर है, बिजनेस है, नेट वर्थ, गोल्ड है, जो भी पैसा है वो 5 करोड़ का पैसा है. ठीक है. अब यहाँ पर हुआ ये कि अगर इस G1 को भी मेंबर रख रहे हैं HUF का और इन सब ने मिलकर लॉस कर दिया, एक्सपेंडिचर्स पर कंट्रोल नहीं हुआ और वो लॉस था 100 करोड़ रुपए, तो वो तो सब में डिवाइड होगा. क्लियर? अब डिवाइड होकर यहाँ तक आ गया. अब सपोज करते हैं 100 करोड़, एक इजी नंबर लेते हैं 120 करोड़, जैसे हमें इजीली पता चले. अब पहले तो 3 में लॉस डिवाइड होगा, यानी 40 करोड़ एक के हिस्से में आया. ठीक है. अब इसके हिस्से में 40 करोड़ आया तो इसके कितने बच्चे हैं? 4, 3 बॉय 1 गर्ल, तो इसके हिस्से में भी 10 करोड़. यानी ये खुद तो इंसॉल्वेंट हो गए, अपनी बेटी की पूरी प्रॉपर्टी को भी इंसॉल्वेंट करके रोड पे लेकर आएंगे. समझ गए आप? सो इनका लॉस कहाँ पहुँच गया? जहाँ इन्होंने अपनी बेटी दी है, जिसे समधी कहते हैं. अब अगर बेटी मेंबर है तो बेटी की वजह से लॉस भी हो जाएगा. सो कैसे रख सकते हैं? अब बताओ सही है या गलत है? सही है. हाँ, अगर प्रॉफिट होगा तो भी इनका, लॉस होगा तो भी इनका ही है. बेटी का कुछ आएगा जाएगा नहीं. हाँ, अब क्लियर है ना? नहीं तो पता चला लॉस इधर किया और रोड पर बेचारे वो आ गए. क्योंकि बैंक क्या करेगी? जिसने लोन दिया होगा वो क्या करेगी? वो तो देखेगी कि हाँ ठीक है, आपके कितने बच्चे हैं, इतने, सबके ऊपर इतना लॉस आ गया, बेटी के नाम पे क्या है, सीधा पहुंच जाएंगे उसके पास, चलो निकालो सब, आप भी आ जाओ रोड पर. सो ऐसा कुछ ना हो इसलिए फीमेल मेंबर्स नहीं रखते. क्योंकि एक फीमेल मेंबर की जो एज होती है ना उनके मदर फादर के साथ, वो होती है तब तक जब तक वो उस घर में है, फिर उनका अलग हो जाएगा. सो वो निकल जाएंगे, पूरी प्रॉपर्टी में से निकल जाएंगे. क्लियर है? नेक्स्ट, राइट्स ऑफ द मेंबर. द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ HUF इज कैरिड ऑन बाय द एल्डर ऑफ द फैमिली, दैट इज कर्ता. अदर मेंबर्स कैन हेल्प इन द फर्म बट कैन नॉट टेक डिसीजंस. ऑल मेंबर्स हाउ टू एक्सेप्ट डिसीजन टेकन बाय कर्ता. अब कर्ता के डिसीजन सबको मानने पड़ेंगे. ये सब कर्ता को हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते कि यही करना होगा. कर्ता जो कहेगा वो ही करना होगा. मीन्स बिजनेस की बात कर रहा हूँ. बिजनेस में सपोज करो इनके पास 4 प्रोडक्शन हैं, अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं. एक ये A प्रोडक्ट है, दूसरा B प्रोडक्ट है. अब कर्ता बोल रहा है हमें A का ही प्रोडक्शन करना है, तो A का ही करना है. जो कर्ता कहेगा वो करना होगा. कर्ता इन सब से एडवाइस लेगा, सजेशंस लेगा, लेकिन चलेगी सिर्फ कर्ता की, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता. क्लियर हो गया? कंप्लीट फ्रीडम इन मैनेजमेंट.
The Karta of HUF firm has complete freedom related to business firm. He manages the firm in his own way. He does not require the consent of other members regarding expenses of the firm. Most important point, underline करो. He does not require the consent of the other firm, other members. कर्ता को अगर कोई एक्सपेंडिचर करना होगा तो किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी का कंसेंट नहीं चाहिए कि मैं ये एक्सपेंडिचर करूं या नहीं करूं, कर्ता अपनी मर्जी से कर सकता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक Z होगा ना तब तक सब तब तक ठीक चलेगा। Z की डेथ होने के बाद कर्ता बन जाएगा A के कर्ता बनने के बाद उसकी जो ब्रांचेस हैं, मीन्स उसके बेटे बेटियाँ या जो भी आने वाले हैं, उनका शेयर, उनका होल्ड बढ़ जाता है और बाकी बेचारे गरीब रह जाते हैं। ठीक है, हाँ पार्शलिटी कर सकता है, कर्ता के हाथ में पावर्स चले गए ना, उसके पास पूरे पावर्स उसके पास हैं। फिफ्थ पॉइंट, पावर टू बोरो मनी। इफ ही फील्स फिट he can borrow money from bank or other person. He can mortgage the property of HUF and borrow the money. अब कर्ता चाहे तो किसी से लोन ले सकता है और इनके पास HUF में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो पूरी गिरवी रख सकता है, मोर्गेज रख सकता है बैंक के पास। सिक्स्थ, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये भी बहुत रिस्की पॉइंट है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आर ऑन द शोल्डर ऑफ कर्ता। कर्ता के ऊपर पूरी लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मीन्स सबके एक्सपेंडिचर्स की, पूरे बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स की। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आर ऑन द शोल्डर ऑफ कर्ता ऑफ HUF. Debts of the firm can be recovered from his personal assets. The personal assets of other members are not considered for recovery of debt. जितने भी इसने लोन लिए हैं उसके सामने जितनी भी एसेट्स उसने मॉर्गेज रखी हैं, गिरवी रखी हैं, वो सब सेल कर कर भी इसको लोन तो उतारना ही है। The personal assets of the other members are not considered for recovery of debt. अब अदर मेंबर्स कैसे ले सकते हैं? अब जैसे ये Z के 3 बेटे हैं, ABC, A और B के जितने भी बेटे हैं वो उस फॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। J के L ये C के बेटे हैं, लेकिन J डिसाइड कर रहा है कि उसे इस फैमिली के HUF बिजनेस में नहीं जाना है, उसे अपने फादर ग्रैंडफादर का बिजनेस नहीं करना है, उसे कुछ अलग बिजनेस करना है। या वो हो सकता है कोई डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई अलग डिग्री लेकर अपनी जॉब कर रहा है। अब उसने जॉब कर कर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया और इन्होंने लॉस कर दिया तो मेंबर तो है, उसका भी गया। तो वो चाहे तो इस फॉर्म में से अलग हो सकता है। उसके लिए कुछ लीगल प्रोसीजर्स हैं कि कोर्ट में जाकर साइन करने होते हैं कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, ये प्रॉफिट करें वो भी इनका, ये लॉस करें वो भी इनका। न्यूज़पेपर में देना होता है, मैं अपना अलग से बिजनेस कर रहा हूँ, वो मेरे पर्सनल एसेट्स हैं, मैं अपना पर्सनल कमाऊँगा, जो मेरा है वो अलग रखूँगा। सो वो फिर इधर से अलग हो जाएगा। मीन्स कोई इसमें ऐड नहीं हो सकता। ऐड होने के लिए बर्थ चाहिए इस फैमिली में, लेकिन निकलना है तो पॉसिबल है, एंड मेल मेंबर्स ही हो सकते हैं। सो पर्सनल एसेट्स वो अलग कर सकते हैं अगर किसी को HUF का पार्ट नहीं रहना है तो। एक और एग्जांपल दूँ, अभी रिसेंटली सुना था, हाँ, जैसे बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, सिंगल बिजनेस है, उनका बिजनेस कभी डिवाइड नहीं होगा, और बिजनेस कभी डिवाइड नहीं होगा तो वो फैमिलीज चलती रहेंगी। सो जो भी बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो डिवाइड कैसे होंगे? क्योंकि उनका सीक्रेसी है अपना, उनके जैसा प्रोडक्ट कोई बना नहीं सकता। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा बिजनेस, और उस बिजनेस का नेम फेम है मार्केट में। सो यहाँ पर ये कंटिन्यू चलते आएंगे। क्लियर है? सेवंथ, लाइफ। द फर्म हैज़ अ लॉन्ग लाइफ। आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, द नेक्स्ट एल्डर पर्सन बिकम्स कर्ता एंड कंटिन्यूज द फर्म। हो गया पॉइंट क्लियर? अगर कर्ता की डेथ हो गई तो उसके बाद जो नेक्स्ट एल्डर पर्सन होगा वो कर्ता बन जाएगा। इंसॉल्वेंसी। In the case of insolvency, only the adult member of the family can be declared insolvent. The minor members cannot be declared insolvent. अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या होता है कि जितनों ने लॉस किया होगा ना, उनका नेम, बैंक से लोन लिया, बैंक को लोन वापस नहीं दे रहे हैं,
तो बैंक उनका नेम भेज देती है आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, कि इन्होंने हमारा लोन नहीं दिया है। उनको फ्यूचर में कभी भी कोई बैंक लोन नहीं देने वाली है अब, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गए। समझो एक टाइप का ब्लैक लिस्टेड कर दिया उनको कि अब उनको कोई लोन नहीं मिलेगा। लेकिन जितने अडल्ट मेंबर हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। अगर कोई माइनर है, सपोज करो कि ई का कोई बेटा है E1 और उसका एज है 3 इयर्स का, या बेटी है, या कोई भी मेंबर्स हैं जो 18 से कम है, अब उसे इंसॉल्वेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसने तो अभी अपनी लाइफ ही स्टार्ट नहीं की है, तो वो नहीं होगा। लेकिन भूल से भी कोई 19-20 का हो गया तो वो इंसॉल्वेंट, लाइफ स्टार्ट होने से पहले ही ब्लैक लिस्टेड का स्टैंप लग गया, अब उसे कोई बैंक लोन नहीं देगी, कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। सो ये प्रॉब्लम होंगे। और हाँ, उसने अगर फ्यूचर में पैसा कमाया और बैंक में रखा तो आरबीआई पहले क्या करेगी, उससे वो पैसा लेकर पुराने लोन में जमा कर देगी। अब समझो इन सब ने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर की, सबके नेम ब्लैक लिस्ट में चले गए, लेकिन कोई ऐसा सपूत निकला कि जिसने अपनी मेहनत से 5-25 करोड़ कमा लिए, लेकिन 100 करोड़ का लॉस था ना, वो चले जाएंगे उसके लॉस में। यानी HUF का मेंबर बनना भी रिस्की है, इतना इजी नहीं है कि हाँ ठीक है। बहुत कम फॉर्म्स होती हैं जो बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रही हैं, तो वो ठीक है, बाकी तो इतना इजी नहीं है HUF। सो इंसॉल्वेंसी हो गई तो जितने भी मेंबर्स हैं, भले कॉलेज पढ़ रहा हो, 19 की एज हो, लेकिन हो गया इंसॉल्वेंट, जिसको इंसॉल्वेंसी की मीनिंग भी नहीं पता हो शायद, लेकिन सारे एडल्ट मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। हाँ, सो अब कैसा लगा HUF? अच्छा, ये ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर। रीड कर लो एक बार सारे पॉइंट्स। कुछ डाउट हो तो क्लियर करो। डाउट है कुछ? देखो, अगर कोई गर्ल मेंबर है, ठीक है, वो आफ्टर मैरिज चली जाएगी ससुराल, तो यहाँ जो लॉस होगा वो उनको नहीं भुगतना है, वो यही फैमिली भुगतेगी। सेम अगर इनमें से समझो कोई भी बेटा है इनका, अब जो इनकी बहू है वो मेंबर नहीं बन सकती क्योंकि इन्होंने लॉस किया, तो वो जो बहू है जहाँ से आई है, अगर लॉस हो गया तो उसका भी लॉस हो जाएगा, उसका लॉस हो गया तो फिर उसके साथ कनेक्टेड जो हैं उसके पेरेंट्स, उनको लॉस भरना पड़ेगा। सो फीमेल मेंबर आ ही नहीं सकती यहाँ पे, तभी ये जो फॉर्म है ना, ये सिंगल जुड़ी रहेगी। अगर फीमेल मेंबर आ गई, सो हर एक की मैरिज किसी अलग फैमिली में से होगी, तो ये जो अगर 15 मेंबर हैं तो 15 और फैमिलीज जुड़ जाएंगी इनके साथ, 15 और फैमिलीज जुड़ जाएंगी। और चाहे इनकी बेटियां जहां हो या इनके पास जो आ रहे हैं, वो सारी फैमिलीज मीन्स इनके जितने भी समधी हैं वो जुड़ जाएंगे उसमें। फिर इनका लॉस हुआ तो प्रॉफिट कोई देता है क्या अपने समधी को? जब तो वही तो बात है, तभी तो मेंबर नहीं बनाते हैं ना। देखो अगर कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पर होगी तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। देखो इधर समझो, सपोज करो डी की मैरिज हुई है और डी के साथ जिस लड़की की शादी हुई है उसके फादर ने उसके नाम पर एक प्रॉपर्टी ली हुई थी 25 लाख रुपए की, वो अपनी बेटी को दे दी। अब इधर लॉस हो गया तो कर्ता का लॉस पूरा होते हुए डी तक आ गया, लेकिन डी की वाइफ के नाम पर जो प्रॉपर्टी है 25 लाख रुपए की, जो फ्लैट उसके फादर ने लेकर दिया, वो सेफ पड़ा होगा क्योंकि वो उसकी वाइफ HUF की मेंबर नहीं है। उसके पास जो फ्लैट है वो उसके फादर ने दिया है। अगर वो HUF की मेंबर बनी तो उसकी फादर की तरफ से जो प्रॉपर्टी उसे दी गई थी वो भी चली जाएगी कर्जे में। सर जो ये रूल्स बने हुए ये फॉलो होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। आया समझ में? अब उसके फादर ने उसे गिफ्ट दिया है तो वो तो सेफ रहना चाहिए ना, वो क्यों ये HUF की वजह से लॉस में चला जाए। सो वो सेम रहेगा। कर्ता बनने के लिए अगर कोर्ट में केस करें तो? नहीं,
कोई उनके जो लड़ाइयाँ होंगी फिर पतना होगी, किसके ऊपर आएगा? जो जुड़वा हुए तो एंड जो 2 मिनट पहले लेता हुआ, हाँ जो उनके से बड़ा पहले निकला हुआ। जो भी रूल्स बने हुए हैं वो बने हुए, कर्ता के बाद जो सबसे बड़ा भाई होगा ना वो ही कर्ता बनेगा, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। कितना लिखे हुए ये HUF के रूल्स हैं ना हमारे, आप सर्च करो। जो LLB करते हैं ना, जो लॉ पढ़ते हैं, उन्हें ये सब रूल्स डिटेल में पढ़ाया जाता है। क्लियर है? हाँ, और कोई डाउट है क्या? चलेगा।